हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग का खत्म हो गया है और छठा सब्जेक्ट हम लोग मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का रिजल्ट आ गया है थर्ड सेमेस्टर का। आप लोगों को देख लिया कि नहीं नंबर? आप लोगों के अच्छे नंबर आए होंगे जहां तक मैं जानता हूँ। तो पढ़ाई भी अब आप लोग करिए। सॉरी, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था ना। हाँ, थर्ड सेमेस्टर का नहीं, थर्ड सेमेस्टर का तो अब एग्जाम होगा आपका। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि किस तरीके का आपका एग्जाम हुआ था और कितने नंबर आप लोगों के परसेंटेज कितना बना है। अगर याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई बैक वगैरह हो किसी सब्जेक्ट में, अगर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आपको तो बैक का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक है, फेल है आप, तो उसके लिए आपको ईयर बैक हो जाएगा, फिर मतलब सेमेस्टर बैक हो जाएगा, फिर से आपको वो सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो और भी कोई डाउट रहा करे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहां पे जाकर के हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हमें डीपी पाठशाला मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे आप हमें जाकर के फॉलो कर लीजिए। वहां पे आप हमसे कोई भी बातचीत कर सकते हैं स्क्रूटनी वगैरह के बारे में, अगर कोई भी जानकारी चाहिए। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग की क्लास है मैथ्स की फोर्थ लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर। हम लोग किसका क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे कल, बस आज छोटा ही सब बचा हुआ है। उसके बाद से आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अनुलोम और विलोम समानुपाती के बारे में, यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधा समानुपाती है, यानी कि अगर एक यूनिट को हम बढ़ा रहे हैं, एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा वाला भी बढ़ जा रहा है, और दूसरे वाले पहले वाले को घटा रहे हैं तो दूसरा वाला भी घट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका अनुलोम समानुपाती हो गया। ठीक है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? एक्स वाई, इस तरीके से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी x को हम बढ़ाने पे y की वैल्यू भी बढ़ेगी, और y और x को घटाने पे y की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, समझ में आया इतना? उदाहरण क्या था कि पेन की संख्या यानी नंबर ऑफ पेन, उसका मूल, अगर नंबर ऑफ पेन को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, पेन की संख्या को हम बढ़ा देंगे तो उसका मूल, कुल जो मूल्य होगा यानी टोटल जो कॉस्ट होगा वो भी बढ़ेगा। पेन की संख्या को हम घटा देंगे तो टोटल कॉस्ट आपका अपने आप घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? विलोम समानुपाती क्या था? विलोम समानुपाती था इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वाई। इससे क्या होता है? इनवर्सली मतलब 1/y हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया वो। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, उल्टा होगा इसमें, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, किसी काम को करने वाले, एग्जाम्पल क्या होगा? किसी काम को करने वाले मजदूर की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्कर, और उस काम को पूरा करने में लगभग लगने वाला समय, अधिक मजदूर होंगे तो काम जल्दी पूरा होगा, समय कम लगेगा। ठीक है, तो मजदूर को आप बढ़ाएंगे तो समय आपका कम लगेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा ये घटेगा। समझ में आ गया? कि ये हम कल क्लासेस में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, कि आपका अनुलोम समानुपाती क्या होता है और विलोम समानुपाती क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? और एक प्रश्न करते हैं हम लोग, 2-3 प्रश्न आपके बच गए थे इस चैप्टर के, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी इज टू ए इज इक्वल टू 6:7:8। ठीक है, हो, और ए बी सी की वैल्यू दे दिया 14, तो बोल रहा है सी का वैल्यू ज्ञात करिए। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आपको दे दिया, क्या दिया है देखो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे दिया 14। ठीक है, एक सेकेंड, पेन हम रेड कर लेते हैं ना, रेड आपको ज्यादा अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए प्लस बी, और रेशियो क्या दिया है? ए प्लस बी, रुको एक मिनट, ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, रेशियो का अनुपात आप लोग बोलते हैं ना हिंदी में। तो अगर आप लोगों को मैं इंग्लिश में समझा दे रहा हूं तो आप लोग बता दिया करिए कि हिंदी में, या मैंने अपने नोट्स में हर जहां इंग्लिश में और हिंदी में दोनों चीज लिखी हुई है, तो उसको आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो 6:6:7:8 है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमने एक आपको बताया था कि अगर इस तरीके से कोई भी चीज लिखी हुई हो तो इसका मतलब ए प्लस बी, अगर इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो ये क्या है? ये 6x है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से बी प्लस सी आपका क्या है? बी प्लस सी आपका क्या है? बी प्लस सी आपका 7 है तो 7x हो गया। ठीक है,
और सी प्लस ए जो तीसरा वाला नंबर है वो क्या है 8 है, तो 8x हो गया। ठीक है, तो 6x 7x और 8x ये आपके तीन क्या हो गई, ये तीन आपकी इक्वेशन हो गई दोस्तों। ठीक है, तीन आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब ये तीनों वैल्यू को हम ये वाले बड़े वाले संख्या में इसमें रख देंगे, जो हमको इक्वेशन पहली वाली है a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, उसमें हम लोग रख देंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो उससे उसको रखने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को आप क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, और इसका इस साइड लेफ्ट वाला साइड मतलब इस साइड वाला भी जोड़ दो और उस साइड वाला भी जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या है आपका a प्लस बी था, यहाँ पे क्या था a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस हमने कर दिया b प्लस सी दूसरा नंबर था। ठीक है, b प्लस सी तीसरा नंबर आपका क्या था, तीसरा नंबर c प्लस ए था, c प्लस ए। ठीक है, इज इक्वल टू 6x 7x और 8x। ठीक है, तो 6x 7x प्लस 8x हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हुआ कि नहीं हुआ 8x। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, देखो इसको खोल दो, सारे ब्रैकेट को खोल दो आप। ठीक है, क्योंकि सब प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका a प्लस बी प्लस फिर भी ये आपका है प्लस सी प्लस ए। ठीक है, इज इक्वल टू 8 8 16 और 16 और 5 21। ठीक है, तो 21x हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका काउंट किए हो तो आपका 21 हो गया। ये सारी चीजें आप कर लोगे क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों ने पास कर लिया है, समझे, इतना हमको आपको बेसिक से नहीं समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे दो ए एक इधर है एक ए इधर है, तो ये कितना हो गया, ये 2a हो गया, ये b है एक और एक ये b है और नहीं है ना, तो ये प्लस 2b हो गया, एक साथ लिख दिए इसको। फिर ये c है और ये c है। ठीक है, तो प्लस 2c हो गया, सारे नंबर खत्म हो गए इधर के, और इधर 21x हो गया। हो गया कि नहीं हुआ दोस्तों। अब देखो यहाँ भी 2 है, पेन दूसरा ले लेते हैं। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो 2 अगर हर जहाँ है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी हो गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू 21x है कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हुआ, 21x बाई 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपका क्वेश्चन जो है अब वो काम आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था दोस्तों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, दिया है कि नहीं दिया है, तो वही चीज को हम यहाँ पे रख देंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, यानी इसके जहां हम 14 लिख दें, यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 21x बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कि नहीं आएगी, ये आपका इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 हो गया, 28 इज इक्वल टू 21x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 28 बाई 21। अब इसको भाग दे दो। ठीक है, तो 7 3 21, 7 4 28। ठीक है, यानी 4/3 आपका k की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई क्या 4/3। ठीक है, पूछा क्या था यहाँ पे, पूछा था c का वैल्यू ज्ञात करिए, तो c क्या है आपकी, c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है, c की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 6x दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अगर हम a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना लिखा था, 14 लिखा था, क्या था क्वेश्चन, हाँ 14 था। ठीक है, 14 था, और दूसरा चीज क्या लिखा हुआ था, सारे चीज के वो लिखे थे ना कि a प्लस बी कितनी है 6 है, 6x है। ठीक है, तो a 6x है। ठीक है, ये आपको समझ में आया था। तो अगर a प्लस बी 6x है, तो अगर हम इसको यहाँ पे a प्लस बी को वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो c का वैल्यू हमको पता चल जाएगा कि नहीं दोस्तों, पता चल जाएगा ना, तो वही हम रख देंगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 6x। ठीक है, तो 6x प्लस c इज इक्वल टू 14। ठीक है, हमको c वैल्यू निकालनी ना। अब 6x क्या हो, x की वैल्यू आपकी 4/3 है, हम लोग निकाले हुए हैं x की वैल्यू 4/3, तो 4/3 हमने 6 इंटू 4/3 हमने लिख दिया, प्लस c कर दिया इज इक्वल टू 14 कर दिए। ठीक है, कितना हुआ 6 हो जाए 24, देखो 6 हो जाए 24/3, अरे ऐसे काट दो ना, ऐसे काट दो ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो 8 प्लस c इज इक्वल टू 14, तो c इज इक्वल टू 14, और इधर लक्ष्मण रेखा इक्वल के इस साइड गया तो ये माइनस हो गया, -8 हो गया, तो c इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। ठीक है, 8 6 14 होता है, और c का वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। देखिए यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, आंसर समझ में आया कि नहीं, कर लोगे। ये क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस आपका लेंदी था, काफी टाइम टेकिंग वाला है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया आप लोग को समझ में आया कि नहीं दोस्तों, या हम फिर से आपको समझाएं, एक सेकंड रुक जाओ,
खाली स्पेस पे आपको करा देता हूँ ना, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपकी थोड़ा मैथ्स का थोड़ा नॉलेज खुलेगा, ठीक है, ओपन होगा उसके लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से हम आपको बता देते हैं अच्छे से और प्लेन वाले पे समझा देता हूँ। बोल रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इज इक्वल टू क्या है, 6:6 अनुपात 7 अनुपात 8 है, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि a प्लस बी और क्या बोला, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 बताया है, ठीक है, बताया कि नहीं। बोल रहा है c की वैल्यू आप ज्ञात करिए कि c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आओ पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो हमने सीखा था अभी आपको अनुपात और समानुपात में कि ऐसे अगर रेशियो में लिखा रहे और दूसरा ये इधर रेशियो दिया रहे, अगर एक एक वैल्यू एक एक डिजिट का वैल्यू अगर इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी आपका क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 6x हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका b प्लस सी क्या हो गया, 7x हो गया, और c प्लस a आपका क्या हो गया, 8x हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हुआ दोस्तों, हो गया ना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने ये तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। हमने क्या किया, ये तीनों को आपको आपस में जोड़ दिया, ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन और इसको इक्वेशन जोड़ दिया, ठीक है। यानी इस साइड जो इक्वल की लेफ्ट साइड में जो नंबर है, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी प्लस ए, ठीक है, यही है ना, ऐसे देखो यही है ना। और इधर 6x कर दिया हमने, 7x कर दिया और 8x कर दिया, आपका कर दिया कि नहीं कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, देखो हर जगह ये प्लस है ना, प्लस है तो ये प्लस प्लस ऐसे ही खुल जाएगा, सेम प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाता तो अगर हम ये ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये माइनस बी और माइनस सी हो जाता, ठीक है। अभी ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम a प्लस बी कर दिए, प्लस बी प्लस सी कर दिए, प्लस सी प्लस ए कर दिए, इज इक्वल टू ये आपका कितना हुआ, ये आपका 21 हो गया, 21x, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं a जो है वो 2 बार आ रहा है, b जो है आपका 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 2a लिख दिया, 2b लिख दिया और 2c लिख दिया, इज इक्वल टू 21x, ठीक है। 2 हमारा बार बार आ रहा है तो 2 हम कॉमन कर लिए, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21x, यानी आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 21x/2, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में देखा था दोस्तों, क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि नहीं। तो वही चीज हम यहाँ पे आकर के लिख देंगे। देखो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में 14 हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 21x/2, यानी 28, 28 इज इक्वल टू 21x, यानी x इज इक्वल टू 28/21, 7×3 = 7 4 28, यानी 4:2, x की वैल्यू क्या हो गई, 4/3 हो गई, ठीक है। फिर हमने देखा दोस्तों कि अभी हमको क्या पूछा है, c की वैल्यू पूछा है। हमारे पास क्या क्या है, a प्लस बी प्लस सी है जो आपका 14 है, ठीक है। और हमको एक चीज और पता है कि यहाँ पे देखो ये पहला वाला जो इक्वेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6x, अगर हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे तो हमको c की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दोस्तों, ठीक है, आ जाएगी। तो हम अगर जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, ये आपका दिया हुआ है, और a प्लस बी की वैल्यू हम जानते हैं कि 6x है, ठीक है। तो ये 6x हो गया प्लस c हो गया इज इक्वल टू 14 हो गया, यानी c इज इक्वल टू आपका कितना हो गया। तो इसको रखने से पहले हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ पहले, ये जो आपका था a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, आपका 6x था, ठीक है। यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या थी आपकी, 6 × 4/3, x की वैल्यू अभी आई थी हमारी 3 2 6, 4 2 8, यानी a प्लस बी आपकी कितनी हो गई, 8 हो गई, हो गई कि नहीं। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस सी, ये देखो इसको आसान कर दिया ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8 है आपकी, 8 है, और प्लस सी इज इक्वल टू 14, तो सी इज इक्वल टू कितना होगा, 14 - 8, यानी आपकी 6। समझ गए बच्चों, समझ गए ना कि 6 कैसे आया आंसर, समझ में आया कि नहीं। देखो पूरा मैंने 10-15 मिनट ले लिया इसी को आपको समझाने के लिए, जिससे आपका ये गलत ना हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी का मान 6 होगा, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया फिर से आप हमको कमेंट्स में बताइएगा, हम पूरी क्लास आपके लिए डेडिकेट कर देंगे ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपको आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आता रहता है अक्सर क्लासेस में, ठीक है, एग्जाम में। आते हैं एक 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है नहीं, अभी एक क्वेश्चन और बचा है।
एक 6 मीटर लंबा पेड़ है, 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। ठीक है, एक 6 मीटर लंबा पेड़ है, क्या है, एक 6 मीटर आपका लंबा पेड़ है, 6 मीटर है पेड़। ठीक है, और ये पेड़ जो है वो 4 मीटर लंबी छाया बनाता है, यानी ऐसे छाया ऐसे बनेगी इसकी। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी 4 मीटर है। उसी समय एक झंडा उसी समय एक झंडा आपका स्तंभ 50 मीटर लंबी छाया बनाता है। ठीक है, और उसी समय क्या है, एक यहाँ पे एक 50 मीटर लंबा, नहीं, एक झंडा है। ठीक है, जिसका आपको मीटर नहीं पता है कि कितना ऊंचाई है इसकी झंडे की, लेकिन इसका जो ये है क्या बोलते हैं परछाई है, वो कितनी है, वो 50 मीटर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तो झंडे स्तंभ की लंबाई क्या हो गई। ठीक है, वही चीज आपकी आपकी ये दो दो ये रेशियो दे दिया, और ये आपको बोल रहा है कि इसमें से एक वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लिश में, ए 6 मीटर लॉन्ग ट्री कास्ट ए 4 मीटर लॉन्ग शेडो एट द सेम टाइम ए फ्लैग पोल। ठीक है, यानी झंडा वाला फहराने वाला जो स्तंभ होता है 50 मीटर का शेडो कर रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, देखो दोस्तों, यह आपका क्या है, अनुलोम समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रश्न है। ठीक है, क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्या हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या बताया था आपको कि एक चीज अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरा भी चीज बढ़ेगा, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्यों है, आप खुद ही सोचो दोस्तों कि आपकी जितनी लंबाई अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपका जो छाया है वो ज्यादा लंबी बढ़ेगी। छोटे इंसान का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी छाया जो होती है वो छोटी होती है, बड़े लोग जो होते हैं उनकी छाया जो होती है, लंबे लोगों की उनकी छाया ज्यादा होती है, पोल जो होता है उसकी लंबी छाया होती है। तो हमने एक यूनिट बढ़ाई तो दूसरी यूनिट अपने आप बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट अनुलोम समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई आपके समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या है, 6 मीटर दिया है, और पेड़ की छाया आपकी दे दिया 4 मीटर। ठीक है, माना क्या मान रहा है कि झंडे का स्तंभ जो है, जो स्तंभ है उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई h है। ठीक है, h मान लो या फिर x मान लो, कुछ भी मान लो, और झंडा यानी स्तंभ की छाया जो है उसकी लंबाई क्या 50 मीटर है। समझ में आया? ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल है, हमने क्या कहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या इक्वल कर दो दोनों को। ठीक है, यानी 6/4 करोगे इज इक्वल टू, आप इसको प्रोपोर्शनल में कर दो। ठीक है, तो ये आपका ये क्या झंडे का जो x है और बाई 50 है। ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ दोस्तों, हो गया कि नहीं? x की वैल्यू यहां से आ जाएगी कि नहीं? x की वैल्यू कैसे आएगी, ये 50 इधर जाएगा मल्टीप्लाई और ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई। देखो ये आपका 4x हो गया इज इक्वल टू, और ये 6 5 30 और ये 30 300। ठीक है, समझ में आया? तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 4, कितना 2 से मान लोगे काटना है, ये 2 से कितना आपके गए 150 आया। फिर आपका कटेगा, कितना कटेगा आपको, 2 7 जो 14 और 7 5 35, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई दोस्तों। ठीक है, यानी आपका जो स्तंभ है, स्तंभ की हाइट क्या है, जो h थी आपकी यानी x हम माने थे, वो क्या है 75 है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसको प्रोपोर्शन में रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? 75 मीटर देखो आ गया। क्या बोल रहा है, समानुपात स्थापित करें, अगर सेटअप द प्रोपोर्शन है तो हाइट ऑफ ट्री अपॉन लेंथ ऑफ ट्री शेडो इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लैग पोल अपॉन लेंथ ऑफ फ्लैग पोल शेडो। ठीक है, यानी 6/4 इज इक्वल टू h/50, ये दो बार लिख दिया। ठीक है, तो h का मान ज्ञात करिए, आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 50 हो गया, 4 × h हो गया। ठीक है, ये 300 हो गया और ये 4h हो गया, और h इज इक्वल टू आपका 75 मीटर आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक तुरंत आप लोग करा करिए। ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोगों को, और आप लोगों का इस बार 90+ आप लोगों को परसेंटेज लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आप बताइएगा कि यहाँ पे आपको रुकना है, ये खत्म कर, पहले इसको करवा लेते हैं, उसके बाद आपको पूछता हूँ। प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कुछ कलम को अपने दोस्तों ABCD, 4 उसके दोस्त हैं, 4 दोस्तों को 1:3 1/3 1/4 1/5 1/6 अनुपात में बांटी है। ठीक है, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या की में कलम है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेन ही हैज के बारे में पूछ रहा, मतलब कम से कम उसके पास कितनी संख्या की कलम है, कितनी संख्या में कलम है। समझ में आया दोस्तों? देखो बताता हूं आपको किस तरीके से आपको करना है। इंग्लिश में कह रहा है ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड सम पेन अमंग हिज फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों को कुछ पेन बांट दिया
ABCD in ratio of 1/3 1/4 1/5 1/6. What is the minimum number of pen he has? ठीक है, देखो मतलब कितना मिनिमम उसके पास पेन होना चाहिए जिससे हम इस रेशियो में इसको बांट सकें अपने चारों दोस्तों को। ठीक है, यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया क्या है कि ABCD कुछ कलम का अनुपात है। ठीक है, कम से कम कलम की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले भिन्नात्मक अनुपात यानी फ्रैक्शनल रेशियो, पूर्णांक अनुपात यानी होल नंबर रेशियो में बदलना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हम पूर्णांक वाले में इसको बदल दें, फ्रैक्शनल को हम क्या करते हैं होल नंबर में बदल दें। होल नंबर किस तरीके से होता है, आपका डिनोमिनेटर को आप सेम कर दीजिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हम कैसे करते हैं, आपका एलसीएम निकालते हैं, याद है हमने क्वेश्चन ये करा लिया है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपका 3 4 5 और 6, इसका एलसीएम कैसे होगा, तो 2 से हम कर रहे हैं, 3 है, 2 4 है, 5 है, 2 3 6 है। ठीक, फिर से आगा 3 1 5 और 3, फिर आपका 3 आया, 3 1 5 और 1, फिर आता 5। ठीक, कितना हुआ, 2 2 4 4 3 12 और 12 5 60, यानी 60 आपका एलसीएम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? हो गया। यानी अगर हम इसको पहला ए वाले भाग को लिखोगे तो 1/3 इंटू आपका 60। ठीक है, 60 आपका एलसीएम हुआ था तो इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से बी वाला भाग क्या है, तो 1/4 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 आए। सी वाला भाग क्या है, 1/5 था तो 1/5 इंटू 60 आपका 12 हो गया। और डी वाला भाग क्या हो गया, 1/6 इंटू 60 इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, यानी आपका होल नंबर में क्या हुआ, इसको 20, इसको 15, इसको 12 और इसको 10। ठीक है, ये आपका होल नंबर में आपका एक तरीके का रेशियो हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों के नहीं? तो नया पूर्णांक यानी होल नंबर वाला पूर्णांक जो है वो आपका ये आपको मिल गया। अब कम से कम कलमों की संख्या यानी मिनिमम नंबर ऑफ पेन इन अनुपातिक भागों को योग यानी सम होगी, क्योंकि यह वह सबसे छोटी संख्या है जिस पर अनुपातों की पूरी तरह से बांटा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? देखो दोस्तों, ये क्या है, एलसीएम है, एलसीएम है, समझे दोस्तों? ये क्या कह रहा है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न था आपका कि एक व्यक्ति ने कलमें जो है अपने दोस्तों को ABCD को 1/3 1/4 और 1/5 के रेशियो अनुपात में बांटा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन आपका, हाँ यही समझा देता हूं आप लोगों को। 1/3 1/4 1/5 और 1/6 के अनुपात में इसको बांटा था। ठीक है, पूछ रहा था कि कितनी कलमें उसके पास होंगी अभी। इसका मतलब जब भी कोई भी चीजें जैसे 1/3 1/4 1/5 1/6 हिस्सों में बांट रहा है तो उस संख्या जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसे वो संख्या इन सारे नंबर को विभाजित कर दे, इन सभी भिन्नों यानी इन सभी फ्रैक्शन को वो विभाजित कर दे। ठीक है, यानी ऐसी संख्या चाहिए जो आपका 3 5 6 और 5 से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या होगी, तो वो संख्या निकालने के लिए हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, वो संख्या निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम 3 4 5 6 का आपका क्या आया, 60 आया था। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर उसके पास 60 कलमें होंगी तो वो बिना कोई आधी या अधूरी कलमें बांटे हर दोस्तों को उसका हिस्सा सही तरीके से दे सकता है। ठीक है, अब कलम है कोई वो थोड़ी ना है कि उसको आधा आधा करके बांटोगे, उसको पूरा होल नंबर में बांटोगे ना, एक दोगे या दो को दोगे या तो 3 दोगे, उसको 1/2 थोड़ी ना दोगे, या उसको खाली निब हम पकड़ा दिए, उसको एक लोगों को ढक्कन हमने पकड़ा दिया। ठीक है, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आया, 60 आया, यानी उसके पास 60 कलमें थी। ठीक है, 60 पेन थी। अब उसको 1/3 पहले वाले को 1/3 दिया उसका 60 का, यानी 60 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 60 डिवाइड बाई 3 अगर करेंगे कितना होता है, ये आपका 20 होता है। यानी पहले वाले को 20 कलम दिया, दूसरे वाले को इसने कितना दिया, 15 दिया, 15 चौके 60 और ये 12 पचे 60 होता है और 6 दहियम 60 होता है। ठीक है, यानी 20 दिया, 15 दिया, 12 दिया और 10 दिया। ठीक है, तो टोटल कितना कलम ये बांटा, कितना कलम बांटा, 20 दिया, 15 दिया, प्लस 12 दिया और प्लस 10 दिया, 60 कलम इसके पास थी। कितनी थी, 60 थी, इतना बांटा। ठीक है, यानी 20 10 30 और 30 40 45 और 55 57 57। ठीक है, तो यानी 57 जो है वो पेन को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बांट दिया। ठीक है, बांट दिया, यानी बचा कितना शेष उसके पास, तो 60 में से 57 माइनस कर दे तो कितना बचा, 3 बचा, यानी 3 पेन जो है वो उसके पास बच गई। ठीक है, तो 57 कुल कलमें आपकी हुई कितना, 57 नहीं, 57 प्लस 3 ये 60 हुई। ठीक है,
और उसमें से कुल कलम जो इसके पास बचा वो कितना हुआ, 60 माइनस 3, आपका 60 माइनस 57 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 कलम जो है उसके पास शेष बची। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आई? पसंद आया कि नहीं? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अब आप बोलेंगे तो हम आपको अभी पढ़ा देंगे घातांक के बारे में, या आप हमें बोलिएगा तो हम अगली क्लासेस कर लेंगे, क्योंकि हमने टाइटल तो दे दिया था क्लास 4 और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसी के लिए हम सोच रहे हैं कि अलग क्लास एक रख ले इंडिसेस की, यानी घातांक की हम जो क्लास करेंगे। ठीक है, यानी हम फैक्टर्स वगैरह और फैक्टर नहीं, पावर के वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास हम लोग अभी लाएंगे तो उसमें हम लोग अध्याय 2 आप लोग का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।